बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक आम आदमी पार्टी से टूटकर आज बीजेपी के साथ में आ गए हैं। कड़ी में 7 सांसदों ने, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। 3 ने कल बीजेपी ज्वाइन कर। राघव चड्ढा, उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं करा। राज्यसभा के अंदर उन्होंने बहुत छोटे मोटे मुद्दे उठाए, उसका बहुत काउंटर जवाब राघव चड्ढा लगातार। अशोक मित्तल, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उनके घर पे ईडी ने 10-15 दिन पहले रेड करी थी। तो ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन की ईडी के दबाव में आकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। जिस तरीके से केजरीवाल कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी के लोग उनके सच्चे सिपाही हैं, उनको छोड़कर नहीं भागेंगे, लेकिन हमने दिल्ली में देखा किस तरीके से आज दिल्ली सरकार में बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक आम आदमी पार्टी से टूटकर आज बीजेपी के साथ में आ गए हैं। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी का जनाधार घट रहा है। इसी कड़ी में 7 सांसदों ने, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। 3 ने कल बीजेपी ज्वाइन करी थी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी के साथ में, उन्होंने नितिन नवीन जी के साथ में उन्होंने मिलकर बीजेपी ज्वाइन करी। उसमें सबसे अहम राघव चड्ढा, उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं करा। राज्यसभा के अंदर उन्होंने बहुत छोटे मोटे मुद्दे उठाए, उसका बहुत काउंटर जवाब राघव चड्ढा लगातार देते रहे। संदीप पाठक ने बीजेपी छोड़ी। इतना बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए रहा सर। राज्यसभा में उनकी 10 लोग हट गए हैं, मतलब 10 लोग हैं उनके पास में, 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के भारत में जो जंग माइंड एमपीज हैं, जो जंग जनरेशंस के एमपीज हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम पार्टी के जो बॉस है वो हमें कोसे और हमें खुल के अवाम के मुद्दे ना उठाने दें। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना होगा कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टीज में और मेन अपोजिशन पार्टीज में जंग एमपीज हैं जो कि अवाम के लिए बोलना चाहते हैं, बट जो पार्टी की लीडरशिप है वो उन्हें बोलने नहीं देती और अवाम के जो हित के मसले हैं उनको उठाने का मौका पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर नहीं मिलता और उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी में जो काफ़ी देर से सफोकेटेड थे। और दूसरी बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के भारत में उनकी रहनुमाई में जो हमारा देश का जो युवा है, देश का जो बिजनेस कम्युनिटी है, देश का जो किसान है, देश का जो हमारी बहनें हैं, वो चाहते हैं कि हम देश हित के लिए कुछ करें। अब ये जो छोटी पार्टियां हैं ये देश हित के बजाय ये जेब हित की बातें करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको सफोकेशन फील हुई होगी और इतनी बड़े लोकतंत्र देश में, बड़े जमहूरियत में लोग नेशनलिस्ट सोच जो है, देश को आगे घुटालों से लेकर दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी का जो भारत है, इसमें लोग भारत में स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए, लोकल फॉर वोकल के जरिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने देखा होगा कि वहाँ उनको सफोकेशन होगी और वहाँ वो रिटायर्ड सेंस में होंगे और मुझे लगता है ये वजह बनी होगी। सर, अशोक मित्तल, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उनके घर पे ईडी ने 10-15 दिन पहले रेड करी थी। तो ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन की ईडी के दबाव में आकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, जहाँ जुडिशल्स बॉडीज है, जहाँ ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ये अपना काम करती हैं, कानून अपना काम करता है और कहीं उनका सर्च से या उनका उससे कोई भी शख्स कन्विक्ट नहीं होता, वो तो रूल ऑफ लॉ कोर्ट देखती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो अपना काम करते हैं। लोग अपना माइंड रखते हैं जमहूरी भारत में, कौन किस आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहता है, कौन कहाँ सफोकेटेड है, कौन आज यंगर जनरेशन आपने देखा होगा यही चाहते हैं कि देश के हित में हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, स्टार्टअप स्टैंडअप के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए,
प्राइम मिनिस्टर के हाथ मजबूत करें, इस तरह से रहता है। सर अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, आपसे लगातार ये सभी 7 सांसद, आप भी राज्यसभा मेंबर है, लगातार आपसे मिलना भी हुआ, क्या आपको लग रहा था कि इस तरीके की घटना हो सकती है, इतनी बड़ा उलटफेर हो सकता है आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि आपके साथ में आपके कलीग है, क्या ऐसा इन्वायरमेंट लग रहा था कि आपको जैसे कि होता है सफोकेशन में कोई व्यक्ति हो अपसेट हो ऐसा? देखिए, हमारा इतना बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो हमारा जमहूरियत है, हमारा कार्यकर्ता को कुछ मिले या ना मिले, वो देश के हित में काम करता है। ये सांसद बनना नहीं बनना, ये काम करना होता है। बेसिक हम देश के हित में कोई छोटा काम करें, कोई भी काम करें, हम समाजी सफेयर में रहें, सियासी सफेयर में रहें, हम देश की हित पहले रख के काम करता है। अब हमारी जो अपोजिशंस पार्टियां हैं, वो उनका देश का पहले है नहीं है, उनका मानसिकता यही है कि लूट खसूट है, करप्शन है, एनिमी के साथ खड़े होना, जैसे कांग्रेस जैसी जमातों का आपने देखा होगा। तो जो जंग एमपीज हैं, जंग माइंड्स हैं, जो लोगों की, अवाम की, देश के नागरिक की जो रिक्वायरमेंट है, किसान की रिक्वायरमेंट है, युवा की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टअप स्टैंडअप वाले की रिक्वायरमेंट, के वो चाहते हैं देश में लोकल फॉर वोकल, सेल्फ रिलायंट के लिए काम करें, विजन को सपोर्ट करें, कहाँ से हम बीमारू देश से हम एक तीसरी बड़ी ताकत बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों के पास कोई टिकने का, इन पार्टियों को जंग माइंड्स को अकोमोडेट करने का कोई विजन नहीं है। सर अभी जो अपोजिशन है वो कह रही कि बीजेपी बार बार इस तरीके के इनिशिएटिव लेती है, इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है, और बीजेपी के लिए आरोप लगता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, करप्ट से करप्ट लोग यहाँ पर आके साफ हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। क्या इस बड़ी टूट का असर हमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा? क्या इसका असर अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा? क्या पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है अगले साल? देखिए, मोटे तौर पे जो रीजनल पार्टीज है, जैसे केजरीवाल का पार्टी है, जहाँ समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके, बेसिकली अब लोग, उनके पास इतना विजन मिशन नहीं है। लोग रीजनलिज्म से उठ के स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में लोग लोकल फॉर वोकल, लोग अपना मोदी जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस चलाया है, और आपने देखा घोटाले थे, कोयला, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईटी घोटाला, और हमसे कोई छोटे छोटे देश भी हमसे बिजनेस नहीं करते थे, हमारे यहाँ निवेश करना नहीं चाहते थे, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपना ओपन नहीं करते थे। लेकिन आज भारत के साथ यूरोपियन यूनियन से लेकर यूएस हो या रशिया हो, भारत किसी की डिक्टेशन में नहीं आता, अपना मर्जी से जिसके साथ बिजनेस निवेश करना हो और जो यहाँ हमारे करना चाहे। और मुझे लगता है कि पार्टियों को ये प्रेशर है अंदर से, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश को एक 11वें नंबर से एक दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत की तरफ ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के जंग एमपीज को, जंग एमएलएज को, जंग कार्यकर्ताओं को, जंग पॉलिटिकल माइंड्स को मोदी जी के इंस्पिरेशन से रोक नहीं सकते हैं। सर अभी नारी वंदन शक्ति अधिनियम पर पूरे हम देख सकते हैं, ये बिल गिरा लोकसभा में, उसके बाद में बीजेपी ने इसको एकदम काउंटर मोड में बीजेपी सामने आई, और जिस तरीके से ये बिल गिरना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए हताशा का बवाल है। क्या जो सपना था बीजेपी का कि 2029 से आरक्षण लागू हो राजनीति में 33%, क्या अभी उसको आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मानसून सत्र भी आने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए कन्विक्शन चाहिए। जैसे महिलाओं को पहले इज्जत दिया, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए, उसके बाद उनको इकोनॉमिक पावर करा, उनके लिए वो इकोनॉमिक लेवल पे कैसे मजबूत हो जाए। अब ये तीसरा फेज था कि उनको उसके लिए बिल लाया 23 में कि उनको 33% असेंबली और पार्लियामेंट लोकसभा में रिजर्वेशन हो। लेकिन कांग्रेस या उसके साथ जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं, वो अपॉर्चुनिज्म में रहते हैं, हमें क्या वोट बैंक होगा, अरे आदिवादी है देश की, उसको आप हक नहीं लेने दोगे,
उसको कैसे लटकाना, अटकाना, भटकाना, वोट बैंक बनाना, यही सोच रखना। और बहुत सोच के साथ अभी लाया था ये। इसमें ये था कि अभी सेंसस हो, फिर डिलिमिटेशन हो, और 29 से पहले ये दो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक सोच थी कि वुमेन्स को जल्दी से जल्दी उनको हक दिया जाए, और जो पहले एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट सीटें हैं, जहाँ असेंबली की सीटें हैं, उसमें से ना उनको बढ़ा के दिया जाए, ताकि पुरुष भी ये ना सोचे हमारे से काट दिया, और देश की जो आधी बड़ी आबादी है हमारी बहनें, उनको ऐड करके दिया है। तो एक सोच थी, विजन था, लेकिन उन्होंने उसमें कांग्रेस का रोल आपने और रीजनल पार्टी टीएमसी का रोल आपने देखा है, डीएमके का रोल आपने देखा है, इनकी मानसिकता देखी है। सर, क्या ये जो हम कह सकते हैं नारी देश की आधी आबादी के साथ में धोखा हुआ है, क्या इसकी सजा टीएमसी को और कांग्रेस को, जो पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें देखने को मिलेगी? क्या इस बार जनता ने मूड बना लिया परिवर्तन का? क्या इस बार आपको लगता है मोदी जी के वादों पर लोगों का विश्वास होगा? इस बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बननी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अभी इनके टेकर नहीं है, इनके पास सौदा नहीं है। ये न्यूसेंस खड़ी करते हैं, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, सूडो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अपीसमेंट की पॉलिसी की बात करते हैं। इन्होंने एक बड़ी आबादी, मिनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम, इनको हाशिए पे रखा है, वोट बैंक तक रखा है। तो मेरा ये कहना है कि अब मोदी जी का जो नौजवान जनरेशन ने, किसान ने, एंटरप्रेन्योर ने, लोकल फॉर वोकल वाले ने, स्टार्टअप स्टैंड अप वाले ने, और जो उससे बड़े उद्योगपति ने जो इंस्पिरेशंस है, मुझे लगता है कि इनके मोदी जी के सामने अब ये उस विजन के सामने जो उन्होंने दिया है देश को, उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। सर, आप भी राज्यसभा में मेंबर है, आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त की स्थिति है, 3 लाख की फोर्स लगानी पड़ रही है। इस बार का चुनाव भी हिंसा में ग्रस्त रहा, बहुत सारी घटनाएं, शुभेंदु अधिकारी को पीटने की कोशिश की गई, बीजेपी के बड़े लोगों को निशाने बनाने की कोशिश की गई। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इतनी अराजकता में ठीक से चुनाव हो पाएगा? ये आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, डबल इंजन सरकार होगी, वहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, करप्शन फ्री बंगाल होगा, और इलीगल इमिग्रेंट वहाँ 29 के बाद ही खुद ही भाग जाएंगे। जी, गुलाम अली खटाना जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करी, और आपको मैं बता दूं, गुलाम अली खटाना जी हम कह सकते हैं बीजेपी में, हम कह सकते हैं कि मुस्लिम सबसे बड़ा चेहरा, और जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की तौहीन करती है, राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में मुसलमानों को कम रिप्रेजेंटेशन देती है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हो, या फिर एक सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर मुसलमानों को भी बहुत योगदान है। और जिस तरीके से गुलाम अली खटाना जी आप काम कर रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।